सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम, प्रोग्राम तज्ज़िया स्पेशल। मेरे साथ आज हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद मिर्तला भी मौजूद हैं और दो तीन चीज़ें हैं जिन पर हम बात करेंगे। मुल्तान में एक ज़िमनी इंतखाब हुआ आज, जिसमें तहरीक इंसाफ ने फ़तह हासिल की है। ये नशिस्त वैसे तो पहले भी तहरीक इंसाफ के पास थी, PP 218, लेकिन उनके जो MPA थे उनका इंतकाल हुआ तो ये इलेक्शन हुआ। फ़र्क सिर्फ ये है कि पिछला जो इलेक्शन था उसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग ने अलहदा मुकाबला किया था तहरीक इंसाफ का। इस दफ़ा पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने मिलकर एक उम्मीदवार खड़ा किया, लेकिन तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ने उसको शिकस्त दे दी है। जो अभी तक गैर सरकारी गैर हतमी नताइज तमाम 138 पोलिंग स्टेशंस के आए हैं, उसमें PTI ने मुल्तान में नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुश्तरका उम्मीदवार को हरा दिया है। अमूमी तौर पर ज़िमनी इंतखाबात में हुकूमतें जीत जाती हैं, लेकिन ये ज़रा थोड़ी मुख्तलिफ सी सिचुएशन इसमें, क्योंकि ये दोनों जमातें मिलकर इलेक्शन लड़ रही थी। कितने वोट पीछे थे पिछले इलेक्शन में लिए थे, कितने वोट इस इलेक्शन में लिए, क्या वजूहात थी। ये जो इतना एक प्रोपेगेंडा है, इतना एक पूरी तबलची भी रात को बैठ जाते हैं और पूरा अपना राग अलापते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो लोग हैं वो जो इस वक्त मुल्क की डायरेक्शन है और इमरान खान साहब की जो क़यादत है उस पर एक दफ़ा फिर एतमाद का उन्होंने इजहार किया। इसको ज़रा एनालिसिस करेंगे। दूसरा, एक वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात जनाब फवाद चौधरी साहब ने अब एक सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिख दिया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बहुत इजाफ़ा हुआ है और ख़बरें बहुत झूठी चल रही हैं, तो आप प्लीज़ अगला जो आपका जो इजलास है जुडिशल कमेटी का, कौंसल का, उसमें इस पर ज़रा आप तवज्जो दें। लॉ ऑफ लायबिलिटी मौजूद है। पाकिस्तान इज़ ए कंट्री विच इज़ हैवीली लेजिस्लेटेड। फवाद चौधरी साहब को पता नहीं अब किस बात से तकलीफ़ हो गई है कि वो कहते हैं कि जी झूठी खबरें अब बहुत चलने लग गई। हालांकि वो ख़ुद एक टेलीविज़न पर प्रोग्राम भी करते रहे और अल्हम्दुलिल्लाह उस प्रोग्राम में भी झूठ का एक अंबार होता था जो वो रोज़ाना रात को लगाते थे दूसरे तो 2-3 बंदों के साथ मिलके। लेकिन अब क्योंकि हुकूमत में है तो जो भी उनकी कारकर्दगी है वो सामने आ जाती है, तो अब उनको बड़ी तकलीफ़ है, बड़े बिलबिला रहे हैं, पता नहीं किस हिस्से में तकलीफ़ है, और फरमा रहे हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट को कि प्लीज़ आप अपनी जुडिशल अगला जो आपका कौंसल का, कमेटी का जो भी आपका इजलास है उसमें आप इसको देखें कि जनाब ये जो झूठी खबरें हैं इस पर क्या होना चाहिए। बहुत अफसोसनाक है, क्योंकि बहरहाल डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो को नज़रियाती तो है नहीं वो तहरीक इंसाफ के साथ। माजी में लोटों की तरह वो एक लुढ़क कर एक जमात से दूसरी जमात, फिर उससे लुढ़क कर तीसरी जमात, लेकिन बहरहाल क्या वो करना चाहते हैं, क्या उनका मैसेज है। अफसोसनाक ये कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत के वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात ये इस किस्म की हरकत कर रहे हैं। इस पर बात करेंगे। दूसरा, कुछ हम आज आपके साथ शेयर करेंगे जो हमारे सियासतदान हैं, उनकी जो आल औलाद है, उनके जो आगे जो बच्चे हैं, जो पाकिस्तान की ये ट्रेडिशन है कि उसमें बस जो एक लीडर बन गया फिर आगे पॉलिटिकल पार्टी तो एक लिमिटेड कंपनी की तर्ज पे काम करती है, उसी के बच्चे ने आगे या बेटी ने आके इक़्तिदार संभालना है। और हमारा जो मीडिया है उसमें जो वो अपनी प्राइवेट लाइफ में करते हैं पॉलिटिशियंस, उस पर हम बात नहीं करते। ये एक आम तौर पर समझ लिया जाता है, ये कह दी जाती है बात कि नहीं यार ये तो उनकी ज़ाती ज़िंदगी है, इस पर आप बात ना करें। वैसे पूरी दुनिया में ज़ाती जो ज़िंदगी में जो कुछ भी कोई लीडर करता है उसको ज़ेर बहस लाया जाता है, क्योंकि इससे आपको उनकी जहनीत का अंदाज़ा होता है, उनकी फितरत का अंदाज़ा होता है, कितने वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी में ऑनेस्ट हैं या कितने वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी में जिस फ़लसफ़े पर बिलीव करते हैं उस पर अमल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो सारी चीज़ें सामने आती हैं। तो आज हम जो हमारे बड़े बड़े जो ख़ानदान, शरीफ ख़ानदान, भुट्टो ख़ानदान, जनाब ज़ियाउल हक साहब ने भी 11 साल हुकूमत की, उनके साहबजादे भी पॉलिटिक्स में हैं, थोड़ा आपको कुछ तस्वीर भी दिखाएंगे जो ऑलरेडी मीडिया पे रिपोर्टेड है। और खुदा न खास्ता हमारा मकसद किसी की तौहीन या तज़लील करना नहीं है, लेकिन
इंसान जो कुछ भी ज़िंदगी में करता है और वो अगर पब्लिक फिगर है तो फिर उस पर डिस्कशन मीडिया का हक है। तो हम आवाम के सामने वो चीज़ें पेश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो सब कुछ इस वक्त अफरा तफरी है, या जहाँ पर भी हमें कोई वैक्यूम नज़र आता है, कहीं कोई तरबियत में कमी रह गई है या क्या वो मामला क्या। सबसे पहले शायद मिर्तला आपकी इजाज़त से मैं जावेद अंबर हमारे नुमाइंदे मुल्तान में टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ताज़ा तरीन मालूम करते हैं इलेक्शन की सूरत हाल और फिर उसका ज़रा एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। अंबर जावेद, 138 पोलिंग स्टेशन, PP 218, और माजी में भी तहरीक इंसाफ जीती थी इलेक्शन यहाँ पे। आप जो आज जो नताइज आए हैं लेटेस्ट बताइए ज़रा हमें, और कुछ बताइए कि क्या इससे हम अखज़ कर सकें नतीजा। जी बिल्कुल सभी साहब, आज हल्का PP 218 में जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मलिक वासिफ मजहर रां कामयाब हुए हैं। और इस हवाले से आपको ये बताऊं कि आज जो है इलेक्शन का अमल जो है वो इंतहाई पुरअमन अंदाज में हुआ है। अगर इलेक्शन की ओवरऑल बात की जाए तो आज इक्का दुक्का जो है लड़ाई झगड़े और तूतकार के वाकयात हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद आज इलेक्शन जो है वो पुरअमन हुआ है। और अभी जो हमें रिजल्ट मौसूल उसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं वासिफ मजहर रां, वो 46,988 वोटों की लीड के साथ ये इलेक्शन विन कर चुके हैं। और उनके मद्दे मुकाबिल जो उम्मीदवार थे मलिक मोहम्मद अरशद रां, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के मुश्तरका उम्मीदवार थे और इन्होंने 39,486 वोट लिए हैं और दूसरे नंबर पर रहे हैं। और आपको ये बताता चलूँ कि यहाँ पर इस दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिलकर ये इलेक्शन इस हल्के में लड़ा है, लेकिन कामयाबी हासिल नहीं कर पाए। इसके साथ आपको ये भी आगाह करता चलूँ कि मलिक सिकंदर अयाज बोसन जो वफाकी वजीर भी रह चुके हैं, उन्होंने भी मलिक अरशद रां जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार, उनको सपोर्ट किया था। लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग का उम्मीदवार कामयाब नहीं हो सका। तो ये एक तब्दीली भी हम कह सकते हैं कि जावेद मैं आपसे ये सवाल करूंगा। मैं जो पिछला इलेक्शन था मैं उसके नताइज देख रहा था, उसमें जो PTI के मजहर अब्बास रां जिनका इंतकाल हो गया था, उन्होंने 45,817 वोट हासिल किए थे और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ने आज भी तकरीबन कोई 500-700-800 वोट के फ़र्क से उतने ही वोट हासिल किए हैं। जबकि जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे मलिक मोहम्मद अब्बास, उन्होंने तकरीबन 37,000 वोट लिए थे और नून लीग के जफ़र अहमद ने तकरीबन 25,000 वोट लिए थे। अब अगर इन दोनों को मिला लिया जाए 37 और 25 को, तो ये 60,000 से ज़्यादा वोट बनते थे। लेकिन आज जो इलेक्शन के नताइज आए हैं उसमें इन दोनों जमातों को मिलाकर भी तकरीबन 39,000 वोट इनके बने हैं, जबकि PTI का वोट बैंक उतना ही रहा है, 500-700 वोट की प्लस माइनस हुई है। तो ये तो एक इससे तो हम ये नतीजा निकाल सकते हैं कि जो पीपल्स पार्टी और नून लीग का अलायंस है, शायद वर्कर्स की सतह पर उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। उतले लेवल पर, क़यादत लेवल पर तो शायद अलायंस हो गया है, लेकिन पीपल्स पार्टी के लोग और नून लीग के लोग एक दूसरे को ग्रास रूट लेवल पर वोट देने के लिए तैयार नहीं है। जी बिल्कुल समी साहब, ये हम ऐसे कह सकते हैं कि जिस तरह ये अलायंस देखने में आया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून का, और उनके साथ सिकंदर अयाज बोसन भी थे, और इसके बावजूद ये नाकामी का सामना इनको देखना पड़ा है। तो इस हवाले से ये कहा जा सकता है कि इनका जो अलायंस है बड़ी सतह पर तो कामयाब रहा है, लेकिन निचली सतह पर जो अवाम है, वोटर्स है, उनको ये लोग मुतासर नहीं कर सके। और अगर एक दूसरी बात देखी जाए तो जो मलिक मजहर अब्बास रां थे, जिनकी वफात हुई है, उनकी वफात की वजह से ये नशस्त जो है वो खाली हुई थी। उसके बाद जो रां फैमिली है उसका भी बड़ा अहम रोल रहा है इस कामयाबी में, क्योंकि जब मलिक मजहर अब्बास रां फौत हुए तो उनके बाद जो रां फैमिली थी वो इकट्ठी हो गई और जो हमदर्दी का वोट है वो भी उनको पड़ा है। तो ये भी एक फैक्टर है कि आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, जो रां फैमिली थी, वो एक पेज पर नजर आई है। पहले इस तरह नहीं होता था। आज पहली दफा जो है उनकी वफात के बाद जो है रां फैमिली ने भी मुकम्मल सपोर्ट किया है मलिक वासिफ रां, जो मलिक मजहर अब्बास रां के बेटे हैं। तो इस वजह से हम ये भी ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद अंबर आपका। जावेद अंबर बहुत का
शायद मितला, इतनी बड़ी कैंपेन, और हम भी देख रहे हैं रोज़ाना रात को टीवी प्रोग्राम्स, मीडिया सारा इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़, इसलिए क्योंकि इश्तिहार नहीं दिए उसने। शहबाज शरीफ साहब ने तो 40 अरब का इश्तिहार दिया 10 साल में, 5 साल में, लेकिन इमरान खान साहब की जमात ने कोई इश्तिहार नहीं दिया। नून लीग और पीपल्स पार्टी मिल गए, इसके बावजूद वो तहरीक इंसाफ के देखें 45,199 वोट, और नहीं लास्ट टाइम थे 45,800 कुछ, और अब 45,100 कुछ, 600-700 वोट का सिर्फ तहरीक इंसाफ को फ़र्क पड़ा। उनकी हमायत वैसे ही है, इंटैक्ट है। जो तहरीक इंसाफ के वर्कर हैं, तहरीक इंसाफ का वोटर है, वो इमरान खान पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार, जबकि दूसरे 25,000 नून लीग के वोट, 37,000 कुछ 100 वोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। और अब यहाँ पे नून लीग पंजाब में पीपल्स पार्टी के पीछे आई कि वहाँ पर उसके उम्मीदवार ने वोट ज़्यादा लिए थे, तकरीबन 60-61,000 वोट पिछले इलेक्शन में, और वो आधे से भी ज़्यादा कम, यानी 39, तकरीबन आधा उसमें फ़र्क आ गया। बावजूद इसके कि इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, 6-7 महीने में लोगों के मुश्किलात में भी इजाफा हुआ, गैस की कीमत, पेट्रोल की कीमत, डॉलर की प्राइस, और फिर एक मीडिया पर एक जलगार है, एक तूफ़ान है तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़। ये जो नताइज हैं, ये तो एक बड़ा, ये तो रिजेक्ट कर दिया लोगों ने नून लीग और पीपल्स पार्टी को बज़ाहिर इस हल्के में। पूरा नहीं हम बात कर सकते, लेकिन एक लिटमस टेस्ट के तौर पर तो इसको देख सकते हैं। सभी साहब, इसमें काफ़ी सारे, चूँकि ये कॉन्स्टिट्यूंसी साउथ पंजाब की है, तो उसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स जो हैं इन्वॉल्व थे। स्पेशली जो आपको पता है कि हम बीइंग मुसलमान और बीइंग पाकिस्तानी, हम उस कैंडिडेट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं जिसका कोई ना कोई फैमिली में कोई इंतकाल कर गया हो। यही वजह है कि मज़र रां जो इंतकाल किए और उनके बाद उनके बेटे को ये टिकट मिला, और हमदर्दी का बहुत सारा वोट था। और दूसरा, ये खानेवाल की कॉन्स्टिट्यूंसी है 218, वहाँ पर हमें मुल्तान की खानेवाल साथ है ना, तो मुल्तान के अंदर ही आता है ना खानेवाल भी, तो उसमें शाह महमूद कुरैशी भी के लिए भी ये उन सीटों में से एक सीट है, 215, 16, 17, 18, जहाँ से शाह महमूद कुरैशी भी लड़ सकते थे, और ऑफर थी इनके लिए। बात ये है कि वोट बल्ले को पड़ा है, ये जो बात है ना, बिल्कुल पड़ा है, लेकिन उसके मुकाबले में देखिए उसमें 3-4 फैक्टर्स थे, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन उसमें 3-4 दूसरे फैक्टर्स भी थे। एक तो हमदर्दी का फैक्टर था, दूसरा ये था कि राम फैमिली रवायती तौर पर आपस में कम्पीट करती है, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने थारोली सपोर्ट किया है, जो वासिफ रां थे उनको किया है। और तीसरी चीज़ ये है कि चूँकि अभी भी जो अगर मैं ब्रेक पर मुझे जाना है, मैं ब्रेक से बाद आता हूँ आपसे, लेकिन अभी भी जो 2 कैंडिडेट्स है वो दोनों रां फैमिली से थे, ये वासिफ रां और अरशद रां। तो फिर सारी कोई रां फैमिली इकट्ठी हो गए तो एक बंदे के पीछे नहीं गई, उनको चैलेंज रां फैमिली से ही था। तो ये जो आपकी थ्योरी है कि जी वो हमदर्दी का वोट मिल गया, सारे का सारा होगा हमदर्दी का वोट कुछ, लेकिन रां फैमिली जो है वो आपस में डिवाइडेड थी, फिर भी डिवाइडेड थी। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये इलेक्शन पार्टी बेस पे था। हाँ, ये बात सही है कि जो भी ज़िमनी इंतखाब होता है उसमें हुक्मरान पार्टी को एक एज हासिल होता है, लेकिन आप इस सारे कॉन्टेक्स्ट में जो अगर हम उसको एनालिसिस करें तो इस पर हम नाज़रीन अपना एनालिसिस हम जारी रखते हैं। वापस आते हैं तो शायद मितला से मज़ीद भी इस हवाले से पूछेंगे, क्योंकि इनका अपना ताल्लुक भी उस इलाके से है। बड़ी मुश्किल से मानेंगे वैसे ये तहरीक इंसाफ के लिए कि ये वोट बल्ले को पड़ा, यही कहेंगे कि ये हमदर्दी का वोट है, कुछ ये हो गया, कुछ वो हो गया। लेकिन बहरहाल हम जब वक्फे से आते हैं तो इस पर हम गुफ्तगू जारी रखें। वेलकम बैक नाजरीन। मुल्तान के ज़िमनी इंतखाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया है, नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुश्तरका उम्मीदवार को शिकस्त दी है। ऐसा लग रहा है कि जो आने वाला बल्दियाती इंतखाबात का जो मार्का होगा उसमें तहरीक इंसाफ की जो परफॉर्मेंस है शायद वो लोगों को हैरान भी कर दे, क्योंकि जो इस वक्त एक प्रोपेगेंडा मुल्क में चल रहा है, जिस तरह मीडिया पर और सोशल मीडिया पर तनकीद की जा रही थी इस हुकूमत पर कि जनाब बिल्कुल ये अवाम के मसाइल हल करने में नाकाम रही है, और जैसे अपोजिशन के लीडरान, तहरीकें, ट्रेन मार्च और सब कुछ, तो ऐसा लग रहा था कि शायद तहरीक इंसाफ इस सीट को नहीं बचा पाएगी। लेकिन
हैरत अंगेज़ बात है कि जितने वोट तहरीक इंसाफ को 2013 के इंतखाबात में मिले थे, 18 के इंतखाबात में मिले थे, उतने ही वोट उनके ऑलमोस्ट इंटैक्ट हैं, जबकि नून लीग और पीपल्स पार्टी एक उम्मीदवार लाने के बावजूद भी अपने उसको तहरीक इंसाफ को नहीं हरा सकी और 6-7 हज़ार वोटों से उनको शिकस्त हुई। ये एक बहुत बड़ा, हम इसे एक लिटमस टेस्ट के तौर पे देख सकते हैं। एक हल्का है, लेकिन कहा जाता है ना कि देग से एक चावल ही चखा जाता है तो पता चल जाता है कि देग पकी हुई है या नहीं। तो एक खासा ये एक ब्लो होगा शायद। मेतला बल्दियाती इंतखाबात भी आ रहे हैं और ये जिस अंदाज में वहाँ पर वोटिंग हुई है, पंजाब नून लीग का गढ़ समझा जाता था, सराइकी इलाका पीपल्स पार्टी का अक्सरियती इलाका समझा जाता था, और ये जो इलाका है ये इसमें नून लीग कामयाबी हासिल करती रही है पिछले 10-15 साल। ये तो एक फिर जो एक प्रोपेगेंडा था, जो एक डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की जा रही थी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को, वो तो इतनी ज़्यादा उसमें अपोजिशन को कोई ख़ास कामयाबी नहीं मिल रही। जी बिल्कुल ऐसा ही है। बहरहाल ये पीटीआई के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी भी है और बहुत बड़ा बूस्टर भी है। जिस तरह से तनकीद हो रही थी, आप बजा फरमा रहे हैं कि जिस तरह से मीडिया में तनकीद की जा रही थी और इसके अलावा अपोजिशन टेकअप कर रही थी, लेकिन एक और भी फैक्टर ये भी था कि रवायती तौर पर मुस्लिम लीग नून किसी न किसी तरह से साउथ पंजाब में वीक रही है। तो पीपल्स पार्टी हमेशा हमने देखा है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है, लेकिन यहाँ पर जो पीपल्स पार्टी और पीटीआई का मुकाबला हुआ है, कॉन्टेस्ट अच्छा हुआ और अल्टीमेटली पीटीआई का बंदा जीत गया। इसके अलावा 20-30% जो स्विंग वोट होता है और इस हलके में भी था यकीनन, जिनका ये मानना होता है कि चूँकि गवर्नमेंट जो है वो इन्हीं की है, इसी पार्टी की है, तो इसलिए दूसरे उम्मीदवार को अगर वोट देंगे तो शायद वो दूसरा उम्मीदवार जीतेगा भी नहीं। और भी डेवलपमेंट इस तरह से भी लोगों को होता है कि फिर हमें कोई फायदा नहीं। मैं ये बात आपकी मैं तो कह रहा हूँ कि मैं एग्री करता हूँ इन सारी बातों से, लेकिन बहरहाल जो मौजूदा हालात के तनाज़ुर में जो ये एक नतीजा आया वहाँ से उसने एक ज़ाहिर सियासी तौर पर इसकी अपनी एक अहमियत है। एक और चीज़ हुई आज, मौलाना फजलुर रहमान के बड़े इज्तिमात हुए हैं KPK में और फाटा के इलाके में, लेकिन वो नेशनल एक्शन प्लान के ख़िलाफ़ अपना मिलियन मार्च आज सरगोदा में पहला उनका दिन था। मिलियन मार्च का मुराद है, मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। मुअज़्ज़म साहब, सलमान मुअज़्ज़म जो हमारे नुमाइंदे हैं सरगोदा के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं, क्योंकि मैंने जो फुटेज देखी वो तो मुझे चंद हज़ार लोग नज़र आए और ये मौलाना फजलुर रहमान नेशनल एक्शन प्लान के ख़िलाफ़ ये कर रहे हैं काम, दस्तखत इन्होंने शायद किए हुए हैं। और जो बिलावल भुट्टो साहब का बयानिया है, जो नून लीग का बयानिया, वो तहरीक इंसाफ पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि उन्होंने नेशनल एक्शन प्लान पर अमल नहीं किया और बड़ी तनकीद की बिलावल भुट्टो साहब ने ख़ास तौर पर कि ये तो आप अपोजिशन को NRO नहीं दे रहे, अपोजिशन को विक्टिमाइज़ कर रहे हैं। फैटफ के कॉन्टेक्स्ट में भी बात की, एक बड़ी भरपूर तनकीद की। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ये इनके हमायत याफ्ता है, यानी ये ब्रिज हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान, और जो तहरीक चलानी है पीपल्स पार्टी के जो जलसे जलूस होते हैं उनमें ये अपने बंदे भेजते हैं, अपने 10 के बच्चे भेजते हैं। आज नेशनल एक्शन प्लान, एक तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग बात है, दूसरा रिजेक्ट किया लोगों ने उनकी इस पॉलिटिक्स को। ज़रा वो फुटेज भी दिखा दें जो आई है सरगोदा से, और जो सलमान मुअज़्ज़म हमारे नुमाइंदे हैं उनसे भी पूछ लेते हैं कि वहाँ पर कितनी पार्टिसिपेशन थी और क्या सूरत हाल थी। सलमान, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया टेलीफोन लाइन पर। बताइए आज वहाँ पर कितने लोग थे और जो कॉल थी जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब की, उस पर क्या रिस्पांस था वहाँ पे लोगों का और कौन लोग थे जो आए? जी बिल्कुल, जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से सरगोदा में लॉन्ग मार्च किया गया, मिलियन मार्च किया गया, जिसमें लोगों की जो तादाद है वो 5 से 7 हज़ार के करीब जो अफराद हैं वो इस मिलियन मार्च में देखने में नजर आए हैं। ये मैं आपको बताता चलूं कि सरगोदा के अलावा फैसलाबाद और रावलपिंडी डिवीजन से भी कारकुनान की बड़ी जो तादाद है उन्होंने इस मिलियन मार्च में शिरकत की थी। लेकिन अगर बज़ाहिर देखा जाए, इससे पहले मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी यहाँ पर आए थे और उन्होंने इस मिलियन मार्च के हवाले से इंतजामात का भी जायजा लिया था और मुख्तलिफ सियासी जमातों के अकाबरीन से भी उन्होंने मुलाकातें की थी। लेकिन यहाँ पर वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो उनकी हमायत याफ्ता और उनके साथ चलने वाली जमात है, उनके कारकुनान या उनके तरफ से कोई बड़ा लीडर इस मिलियन मार्च में शरीक नहीं हुआ। और ये अगर देखा जाए तो बज़ाहिर उनका मिलियन मार्च नाकाम हुआ, क्योंकि सरकारी अदाद-ओ-शुमार जो है वो बताते हैं कि 4,500 से 5,000 के करीब अफराद ने इस मिलियन मार्च में शिरकत की है।
अच्छा, कुछ थोड़ा सा ये बता दें कि खिताबात में क्या उनका मैसेज था, क्या रहे थे वो लीडरान? जी बिल्कुल, खिताबात में उन्होंने आज मुक़्तदर कुव्वतों को मुखातब करके कहा है कि वो इस हुकूमत की पुष्टबनाई कर रहे हैं और वो इससे बाज आ जाएं। और दीनी मदारस के हवाले से उनका कहना था कि नेशनल एक्शन प्लान को दीनी मदारस के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है और एक जो दीनी जमात है उसके हवाले से दबाव डाला गया, तो वो जो दबाव है वो अब जो दीनी मदारस हैं उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने हुकूमत पर जो है वज़ीर आज़म इमरान खान, उनके बयाने पर उन्होंने बड़ी तनकीद, उनका कहना था कि इमरान खान ने इलेक्शन से पहले आने से कबल उन्होंने बड़े बुलंदोबाग दावे किए थे कि हम कर्जे नहीं लेंगे, लेकिन उन्होंने अब रोज कर्जे ले रहे हैं और 15 अरब रुपया हुकूमत रोज कर्जे ले रही है। उनका ये भी कहना था कि जो महंगाई है वो बढ़ती जा रही है और हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया कि एशिया में सबसे बड़ा जो तेल का जखीरा वो पाकिस्तान में दरियाफ्त किया गया, लेकिन पेट्रोल और डीजल की जो ठीक हो गया मौसम, ठीक है, बस थैंक यू वेरी मच। जो बात हम सुनना चाह रहे थे आपने उसका हमें वो खुलासा दे दिया। अब मुझे ये बताइए जनाब शाहिद मित्तला साहब, जो अपोजिशन है नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों मौलाना फजलुर रहमान के पास जाते हैं, वो उनके सबसे बड़े एहतियाती हैं, वो आके नेशनल एक्शन प्लान की मुखालफत कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मुक़्तदर क़ुव्वतें, यानी जिससे मुराद यह है कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी, पाकिस्तान की फ़ौज हुकूमत की हमायत ना करे। तो क्या पाकिस्तान के आइन में ये लिखा हुआ है कि पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की एजेंसीज जो हैं वो इलेक्टेड गवर्नमेंट को सपोर्ट ना करें, उसकी पॉलिसीज़ को सपोर्ट ना करें? ये क्या दर्स दे रहे हैं? ये कह रहे हैं अपनी फ़ौज को कि आप वज़ीर आज़म इमरान खान की हिमायत ना करें, आप उठ के खड़े हो जाएं इस इलेक्टेड गवर्नमेंट के ख़िलाफ़। तो साथ में ये सारी जमातें बात करती हैं डेमोक्रेसी की, कि हम जमहूरियत की बात करते हैं, सिविलियन लीड रोल की बात करते हैं, तो ये आज क्या मैसेज दे रहे हैं? देखिए, मौलाना फजलुर रहमान हर चीज़ आइन के तनाजुर में देखते हैं और वो दावा ऐसा ही करते हैं कि जी आइन के मुताबिक चीज़ें होनी चाहिए। आइन उनको उस वक्त याद आता है जब उनका अपना कोई फ़ायदा हो। देखिए, बिल्कुल ये बात आइन में है कि तमाम जो इदारे हैं वो सिविलियन गवर्नमेंट की मदद करते हैं और सिविलियन गवर्नमेंट उनको कभी भी अपनी मदद के लिए ना सिर्फ बुला सकती है बल्कि हर वक्त सेम पेज पे होना ज़रूरी है। दूसरी बात ये है कि इनको हमेशा से अब मिलियन मार्च की बात हो रही है, नैब बात तो नैब पे करनी चाहिए, नेशनल एक्शन प्लान पे करनी चाहिए। आप देखिए वो वहाँ पर भी इमरान खान को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। असल उनको मसला और इशू ये है कि वो गवर्नमेंट में वो MNA नहीं बन सके, असम्बली में नहीं आ सके, इसका उनको बहुत ज़्यादा दुख है। दूसरा देखें कि सियासी मुनाफकत किस लेवल पर है कि एक तरफ जो इनके इत्तेहादी हैं अपोजिशन JUIF के इत्तेहादी जो है नून लीग वाले और पीपल्स पार्टी वाले, पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले ये कह रहे हैं जी नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद होना चाहिए और हुकूमत जो है उस पर सुस्त रवि का शिकार है। और दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान ये कह रहे हैं कि एक्शन प्लान पर जो है नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद नहीं होना चाहिए। मतलब एक पार्टी जो है उसकी दूसरी लाइन है और जो दूसरी पार्टी है उसकी दूसरी लाइन है। मतलब आपस में गवर्नमेंट को भी कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, इदारों को भी कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं और मतबा नज़र सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमें इक़्तिदार से बाहर क्यों रखा गया है, एक ये, और दूसरा ये है कि अगर करप्शन के केसेस हमारे खिलाफ चल रहे हैं तो वो क्यों चल रहे हैं, उनको नहीं चलना चाहिए। और ये भी कहा जाता है कि कमिटमेंट्स भी हैं तो वो कमिटमेंट्स नहीं पूरी हो रही। असल मकसद यही है। एक कंस्पिरेसी थ्योरी चल रही है कि ये जो शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत हुई है बाहर, उनको इसलिए जाने की इजाज़त दी गई है कि कोई जो अमाउंट सेटल हुई है उसका कुछ हिस्सा वो पेश की वहाँ पर जाके पे करेंगे। कुछ आपने भी ऐसी बात सुनी? समी साहब, मेरा इस पे पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा डिफरेंट है। जब सारी दुनिया ये बात कर रही थी, सारी मीडिया स्पेशली, कि नवाज शरीफ की डील हो गई है और वो निकल आएंगे बाहर और वो चले जाएंगे और वो पैसे दे देंगे, तुर्की के रोल की भी बात हुई, तो मैं उस वक्त भी कह रहा था कि डील नहीं हो सकेगी। अब दो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, आपको पता है, जो एक भी स्टेक होल्डर दोनों में से, बल्कि अगर ये डील हो जाती है तो इसमें दोनों स्टेक होल्डर्स फ्यूचर के लिए फारग हो जाएंगे। फ्यूचर पे दोनों बड़े स्टेक होल्डर्स, मेरा ख्याल आप समझ रहे हैं, एक तो मुस्लिम लीग नून है, एक मुस्लिम लीग नून है और दूसरी जो है पाकिस्तान आर्मी या इस्टेब्लिशमेंट है। अगर ये डील होती है
तो दोनों की इसमें क्रेडिबिलिटी क्या ताल्लुक आ गया? एक नैब ने इन्वेस्टिगेशन की और एहतसाब अदालत ने सज़ा दी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हाई कोर्ट में अपीलें पड़ी हुई हैं, प्ली बार्गेन का इख्तियार मौजूद है। अगर वो पैसे देते हैं प्ली बार्गेन करके चेयरमैन नैब के ज़रिए हुकूमत के ख़जाने में वो जाता है, इसमें एस्टेब्लिशमेंट कहाँ से आ गई? देखिए एस्टेब्लिशमेंट तो ये तो वो खुद भी नून लीग वाले खुद भी मानते हैं। नहीं, वो तो नून लीग तो ये कह रही है कि हमें तो फौज ने निकाला है और ये जजेस जो हैं ये स्टूजेस थे, इतनी तौहीन अदालत करते रहे। अब जब ये जमानतें हुई हैं तो वो शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब और मरियम साहबा खुदा का शुक्र है पीटीआई और तारीफें करते नहीं थे। देखिए एस्टेब्लिशमेंट के जो रोल है उसको तो पीटीआई वाले भी करते हैं, एक्सेप्ट भी करते हैं, अब एडमिट करते हैं। मतलब उनको हमेशा जब भी कोई बात हो तो वो ऑन रिकॉर्ड मीडिया पर भी वो यही बात करते हैं जी अगर होगा, अगर इनके साथ डील हो जाती है, वो ये बात करते हैं कि अगर इनके साथ कोई एनआरओ हो जाता है तो हम कबूल नहीं करेंगे। वो ये अब बल्कि वज़ीर आज़म ने कल कहा है, वज़ीर आज़म ने पैसे देंगे तो मैं छोड़ दूंगा। नहीं, वज़ीर आज़म ने ये कहा है कि अगर कोई डील होगी तो मैं कबूल नहीं करूँगा। नहीं, कल वज़ीर आज़म ने आप मेरे ख्याल में मिस कर गए, आप छुट्टी में रहे हैं कल। वज़ीर आज़म ने घोटकी में कल ये खिताब किया है कि अगर आप मुझे पैसे देंगे तो मैं आपको छोड़ दूंगा। उन्होंने तो ये डील ना होने वाली बात तो आप तो मुझे लग रहा है अभी पिछले हफ्ते में रह रहे हैं, वो तो उन्होंने ये कह दिया है, तो वो तो प्राइम मिनिस्टर के इख्तियार में है। प्ली बार्गेन नैब प्रपोज करेगा और फाइनल जो अपील है सुप्रीम कोर्ट तक, जो फैसले के तक अदालत को इख्तियार है कि वो उस जो प्ली बार्गेन है उसको एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। और फिर उसके बाद अगर वो प्ली बार्गेन हो जाती है तो जाहिर है बाहर जाना होगा उन्होंने, तो वज़ीर आज़म साहब अगर ईसीएल से नाम निकाल देंगे तो अच्छा, मेरा पॉइंट ये है कि नून लीग जो है ये डील और प्ली बार्गेन वाला ऑप्शन नहीं ऑप्ट करेगी। अगर वो ये ऑप्शन ऑप्ट करता है तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने विंडिकेट कर दिए जितने इल्ज़ामात उन पर लगे हैं। इसका मतलब ये होगा कि वो कल्प्रेट है और अगर वो कल्प्रेट होंगे तो फ्यूचर उनका खत्म हो जाएगा। आपका ख्याल है कि ये शहबाज शरीफ साहब पैसे वैसे की पेमेंट के लिए नहीं जा रहे? जी, वो तो मुस्तरद फिर चोर साबित हो जाएंगे ना, वो तो चोर साबित हो जाएंगे। तो हो गया अदालत से, कन्विक्शन हो गई है, लेकिन उसमें कॉन्विक्ट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल मुजरिम साबित हो गए हैं, बिल्कुल हो गए हैं, अभी चोर साबित नहीं हुए ना, मुजरिम साबित हो गए। जब पाकिस्तान के कानून में जब आपने एक जायदाद बना ली है और आपके पास मनी ट्रेल नहीं है, आप कहते हैं वो अब्बा जान के साथ ही दफन हो गई है, तो वो तो पाकिस्तान का कानून उसको नहीं मानता। अच्छा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि जो ये अजीब बात है कि मैंने यहाँ पे सोने के लाकट पहने हो 50 लाख रुपए के, ठीक है 50 लाख रुपए के, और मेरे पास कोई टैक्स में नहीं है, कोई रकम कहाँ से आई ये नहीं है, लेकिन मैं फिर भी ये कहूँ कि नहीं मैंने ये करप्शन नहीं की, तो फिर क्या अल्लाह ताला ने पहना दिया? मेरा अपना भी जो लाइफस्टाइल है वो भी मेरी जो इनकम है उसको जस्टिफाइड नहीं करता। बस ये आप टीवी स्क्रीन पे ना कहें, आपका लाइफस्टाइल अगर जस्टिफाई नहीं करता तो आपको नैब बुला सकता है और आप भी फिर से आजादी सहाफत का केस बनाएंगे कि मैं एक सहाफी हूं तो मुझको पकड़ लिया गया। समटाइम्स कोई भी शख्स देखिए जो एसेट मींस का जो केस है सर, वो उसके जो लॉ पॉइंट्स हैं या उसके जो पैरामीटर्स हैं वो बहुत वीक है, वो किसी पर भी इंप्लीमेंट हो सकते हैं। ये आप उसको ये आप इसीलिए ये आप बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान में ताकतवर आदमी ने हमेशा यही किया है। अगर आपकी तनख्वाह लाख रुपया है और आप खर्चा महीने का 3 लाख रुपए कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि कहीं से पैसे आ रहे हैं आपको। 3 लाख नहीं तो मैं 1.5 लाख मैं एक बात कर रहा हूं ना, मैं एक बात कर रहा हूं तो कहीं से आ रहे हैं पैसे। हो सकता है वो कानूनी जरा से आ रहे हो, आपके कोई बहन भाई आपको दे रहा हो, कहीं पे आपकी कोई उधार बंदा ले लेता है, उधार दे के वापस भी करना होता है कि आप कर्जे हंसना लेते हैं भी, जो फिर मांगे तो बंदा आगे से हंसना शुरू कर दे। आप हर महीने 2 लाख रुपए उधार लेंगे और फिर वापस नहीं करेंगे, कहां से करेंगे वो वापस? तो ये कानून बड़ा क्लियर है। ये जो बड़े लोगों की जहते हैं ना कि जनाब देखें मैं एसेट बियॉन्ड मींस का ये मतलब तो नहीं है कि करप्शन है। जब आप मनी का सोर्स नहीं बता सकते तो इसका मतलब है ये माल आपने 2 नंबर तरीके से कमाया। नहीं तो आप बता दें कि मैंने अपने भाई से लिया, उसका भी रिकॉर्ड चेक हो जाएगा कि यार तुम्हारे पास कहां से आया पैसा देने के लिए। तो इसलिए बताते नहीं कैजुअल है सर ये रिकॉर्ड कीपिंग में। मेरा वही अब वक्त चेंज हो गया, एक भी आदमी ऐसा नहीं मिलेगा। नया पाकिस्तान है, वक्त चेंज हो गया और इसीलिए अब क्योंकि वक्त कम है मैं आखिरी स्टोरी पे आता हूं। एक तो स्टोरी जो इन सियासतदानों के बच्चों की है वो तो किसी अगले प्रोग्राम के लिए हम रख लेते हैं। फवाद चौधरी साहब ने लेटर लिख दिया। अब मुझे एक बात बताएं, पाकिस्तान टेलीविज़न में उन्होंने जो गुंडागर्दी कराई है, डायरेक्टर फाइनेंस पर भी हमले करवाए हैं, वहाँ पर मुलाजमीन की तनख्वाहें रुक गई, सब मामला ख़राब हुआ और ख़बर हमने दी बोल ने, प्राइम मिनिस्टर हाउस ने इसका नोटिस लिया और ये आपने फिर उस पर बीपर भी दिया।
कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि मंडे को पीटीवी के तमाम जो मुलाजमीन और उनकी जो पेंशन है वो दी जाए, और ये भी बताया गया कि ये जो इस हफ़्ते इसका मामला हल हो जाएगा। अब मुझे ये बताएं, मैं 4 गाड़ियाँ उन्होंने ली हैं, अब मैं अगर ये खबर देता हूँ, आपको पता है उन्होंने पेमरा से हमें ये नोटिस दिलवाया। अब उनके नज़दीक जो झूठी खबर क्या है कि अगर आप इन सियासतदानों की, इन वज़रा की करप्शन के बारे में बात करें कि किस तरह ये इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये कहते हैं आप शुरफा की पगड़ियाँ उछाल रहे हैं। पेमरा से जो नोटिस आया है वो उसी 4 गाड़ियों वाली ख़बर पर और उसी तरह का जो स्टोरी की, उस पर मैंने उसका एक स्टोरी की थी कि फवाद चौधरी साहब को रिमूव करने का फ़ैसला क्यों किया गया है। उनको रिमूव करने का फ़ैसला समी साहब इसलिए किया गया कि उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म से झूठ बोला। वज़ीर-ए-आज़म से उन्होंने क्या झूठ बोला? वज़ीर-ए-आज़म ने उनसे पूछा कि आप अभी कितनी पीटीवी की गाड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं? उन्होंने कहा मैं 1 गाड़ी इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसके बाद पीटीवी मैनेजमेंट ने वज़ीर-ए-आज़म को रिकॉर्ड पेश कर दिया कि ये रिकॉर्ड है, 4 गाड़ियाँ इनके पास हैं। फिर वज़ीर-ए-आज़म ने जो अपने करीबी लोग थे और कैबिनेट के कुछ मेंबर्स थे, उनकी अच्छी खासी उन्होंने सरजनिश की कि आप लोगों ने मुझे हक़ाइक़ क्यों नहीं बताए। उन्होंने कहा कि कैसे बताते, हमारे कॉलीग थे, इसलिए हमने कहा कि दरगुजर कर दिया जाए, लेकिन हमें वो झूठ बोल रहे थे। तो वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि फिर इसका मतलब कि ये जस्टिफाई नहीं करते कि इनको रहना चाहिए, मतलब तो ये और है, वो गाड़ियाँ जो है इनके रिलेटिव इस्तेमाल कर रहे थे। और चौधरी साहब जो है वो करप्शन पे बहुत ज़्यादा बात करते हैं। वो गाड़ियाँ देखिए कितने माइनर लेवल की करप्शन है और कितने मेरा ख्याल चीप लेवल की। थोड़ा सा अगर आप टाइम का कम है इजाज़त दे दें, तो इसका मतलब तो ये है कि अगर चीफ जस्टिस साहब को चाहिए ये कि वो फवाद चौधरी के लेटर पे बिल्कुल अमल करें और सबसे पहला एक सुओ मोटो लें और ये तफसील मंगवाएं कि फवाद चौधरी साहब आप ये 4 गाड़ियाँ कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। आप ये बता दें कि आप एक वक्त में 4 गाड़ियों में कैसे बैठते हैं और कौन से कानून के तहत आपने अपनी कोई लाहौर जो पीटीवी से गाड़ी ली है वो अपने किसी अजीज़ को दी है। तो बिल्कुल जो करप्शन के ख़िलाफ़ जो जहाद है, सुप्रीम कोर्ट पहले भी आगे रही है, उसको आगे होना चाहिए सबसे पहले। और ये पूछना चाहिए फवाद चौधरी से कि आपने क्यों डायरेक्टर पीटीवी जो फाइनेंस हैं, ये यूनियन ने उन पर क्यों हमला किया सारे का सारा, और आपने झूठ बोला कि हम वो लेटर दिखा सकते हैं कि ये वजारत इत्तलात और नशरियात ने ये प्रपोज किया सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन ने दिसंबर में कि पीटीवी यूनियन पर पाबंदी लगा दी जाए, तो उन्हीं के साथ वो फिरते रहते हैं और उन्होंने तासर ये दिया, हमें कहा गया कि पीटीवी एम्प्लॉइज यूनियन पर पाबंदी लगा दी जाए। पीटीवी सर मेरी भी वहीं से मैंने स्टार्ट किया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में करियर का। पीटीवी जैसा ज़बरदस्त इदारा नहीं है, वज़ीर-ए-आज़म को इसका नोटिस लेना चाहिए। इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन जो है डिस्ट्रॉय हो रहा है, डिस्ट्रॉय हुआ है, और ये सिर्फ रकबे में बड़ा है, बिल्डिंग में बड़ा है, लोगों की तनख्वाहें बड़ी हैं। क्या कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान टेलीविज़न की, मुझे आप ये बात बताएं। झूठी खबरें प्रोपेगेंडा टूल बन के ये स्टेट्स का इस्तेमाल होता रहा है, और अब जब वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये कहा कि हम इसको बीबीसी की तर्ज पे बनाएं, तो वही कुव्वतें, वही ब्यूरोक्रेसी सारी की सारी फवाद चौधरी के पीछे लग के आके तो उस पर ख़राब करने के लिए आ गई। टेक्नीशियंस को वहाँ पर कंट्रोलर बना दिया गया है। एक एक चीज़ की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म साहब को ये चाहिए कि पीटीवी को वजारत इत्तलात से अलहदा करें और एक कमेटी बनाएं कम्पिटेंट लोगों की, और वो वहाँ पर ये देखें कि किस किस की कैसे प्रमोशन हुई है। टेक्नीशियंस आज वहाँ पे कंट्रोलर डायरेक्टर बने हुए हैं, और यूनियन जो है वो एक माफिया है जो यूनियन की सूरत में वहाँ पर मौजूद है, और लोगों के साथ उन्होंने जो हशर किया हुआ है वहाँ पर, जिस तरीके से काम कोई नहीं करता, पीआईए की तरह वहाँ पर एक गुंडागर्दी का एक सिलसिला है। पीआईए में वो इसलिए काबू में आ गया कि वहाँ पर एक सर्विंग जनरल को भेज दिया गया। यहाँ पर भी ये जो टेक्नीशियन कंट्रोलर बन गए हैं, ये प्रमोशन जिस तरह से हुई है, जिस तरह उस इदारे को बर्बाद किया गया, उसको देखने की ज़रूरत है। इस जो कचरे को वहाँ से निकालने की ज़रूरत है, और फिर इसको बीबीसी की तरह इसको खड़ा करने की ज़रूरत है। और ये काम फवाद चौधरी जैसा इनकम्पिटेंट और 2 नंबर वज़ीर जो है वो नहीं कर सकता। इसलिए ये तो वज़ीर-ए-आज़म साहब, जैसे उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म हाउस से ख़बरें आ रही हैं कि वो इसका नोटिस लेंगे और सब कुछ इसको करेंगे। और दूसरी जो सबसे बड़ी अहम बात है, वो शफकत जलील साहब कहते हैं कि मेरा तो दफ्तर ही नहीं है वहाँ पे। झूठ बोलते हैं, दफ्तर मौजूद है, आप जाते नहीं हैं वहाँ पर। बिल्कुल सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन का वहाँ पर दफ्तर मौजूद है, वो चेयरमैन यूज़ करता है, कौन करता है आपको सब पता है। आप झूठ बोल रहे हैं, आप भी फवाद चौधरी के साथ, पता नहीं वो आपको देख के झूठ बोल रहा है या आप उसको देख के झूठ बोल रहे हैं। ये तो आपको इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा। लेकिन बहरहाल आज की जो खबर है, इस तमाम प्रोपेगेंडा के बावजूद जो अपोजिशन ने किया,
एक ज़िमनी इंतखाब मुल्तान में से, जिसमें नून लीग ने पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर चैलेंज किया था तहरीक इंसाफ को, वहाँ पर उन्होंने शिकस्त खाई है। बल्ला आज वहाँ पे जीता है और जो वज़ीर इत्तलात और नशरियात लेटर लिख रहे हैं कि ये ख़बरों पर पाबंदी होनी चाहिए और वो कह रहे हैं कि ये झूठी खबरें आ रही हैं। मीडिया आपको आईना दिखा रहा है, हम झूठ नहीं बोल रहे, आप अपने करतूत ठीक करें, अपने काले करतूतों को ठीक करें। नाजरीन, इंशाअल्लाह ताला कल फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।